बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, इस पे बहुत कम ही बुक्स में मिलता है। केवल फार्मूला दिया होता है, तो कई बार काफ़ी लोगों को इसको समझने में मुश्किल होता है। ये है कि दो अगर मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइन है, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितने उसके इमेजेस बनेंगे, कितनी इमेजेस पॉसिबल हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इसका जो एक फार्मूला इसका जो बुक्स में आपने देखा होगा, उसका डेरिवेशन काफ़ी कुछ मैथमेटिकल इनइक्वलिटीज लगा करके कई कंडीशंस में दिया जाता है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जरा सिंपल ढंग से आपको समझा सकें और डिराइव करके भी बता सकें। तो शुरुआत में करता हूँ कि पहले एक सपोज कीजिए एक सिंगल मिरर है, इस टाइप का सिंगल मिरर है एंड एक ऑब्जेक्ट इस पे पी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है पी, सिंगल मिरर है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसकी आप अगर रे डायग्राम बनाए तो एक रे आपने ऐसे की, वो मिरर से टकराएगी, वापस चली जाएगी। दूसरी रे सपोज कीजिए मैंने ऐसे लिया और इस तरफ चली गई। फिर हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या कहानी है। ये जो एंगल है, ये और एंगल, ये एंगल बराबर है। एंड चूंकि मैंने इसको पीछे किया है, ये परपेंडिकुलर मैंने लगा रखा है, तो ये एंगल भी बराबर हो गए। ठीक है, अगर ये एंगल बराबर है तो आप मान के, अगर ये एंगल बराबर हो गए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अब इस सिचुएशन में इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में क्या सिचुएशन है। अभी देखिए ये और ये एंगल बराबर है, ये एंगल 90 एंगल है। ये जो है लाइन जो है कॉमन है, तो ये 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 जो ट्रायंगल है, ये और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है कि ये और ये लाइन भी बराबर हो गई। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है फिर ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर है, तो ये और ये लाइन बराबर हो गई। और सेम चीज अगर हम अब इस ये बड़े वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले नीचे वाले ट्रायंगल में देखें, तो उसमें क्या होगा, ये और ये लाइन बराबर हो गई, ये लाइन कॉमन है एंड ये जो एंगल है ये 90 है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं फाइनली मैं आपको लाना चाह रहा था, वो हो गया ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। अब अगर ये साइड बराबर है तो अगर अब ये देखिए मिरर का हमने जो ये पॉइंट लिया यहां से, अगर हम कोई सर्किल ऐसे खींचे, ये ये डिस्टेंस लेकर के हम सर्किल खींचे, तो उस सर्किल पे ये जो है जो ऑब्जेक्ट था वो भी आएगा और इसकी जो इमेज है वो भी आएगी। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसको अगर लेके आप सर्किल खींचो तो ये बेसिकली इस तरह से एक सर्किल बनेगा, जिसको हम थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये सर्किल बनेगा। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई भी प्लेन मिरर है एंड प्लेन मिरर के एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट को अगर आप डिस्टेंस लेकर के उसको ऐसे सर्किल ड्रा करें, तो दूसरे साइड में इमेज बनेगी। और कितने एंगल में बनेगी, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो नॉर्मली हम अभी तक क्या आपको जो बताया गया होगा कि कोई भी मिरर है, अगर सपोज की जैसे कोई मिरर है एंड इसके सामने आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है पी, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो इसके पीछे जो इमेज बनेगी वो भी डिस्टेंस डी पे बनेगी। ये तो आपको बताया गया, ये डिस्टेंस वाला पार्ट। यहाँ हम क्या इसको इस कॉन्सेप्ट को इसलिए है ला रहे हैं वो कि जिससे हम आगे का भी जो आपको फार्मूला डिराइव करेंगे उसमें काम आएगा। तो यहाँ था एक्चुअल डिस्टेंस की बात थी, यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ कि एंगल भी समान रहेगा। ये जो पोलर कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, अगर ये थीटा एंगल ऑब्जेक्ट का थीटा है तो इमेज का माइनस थीटा हो जाएगा। उतनी ही डिस्टेंस पे, एंगुलर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी अगर इस तरह से
एक सर्कल को बना करके उसमें देखा जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने इस तरह से डेवलप किया। यहाँ पे डिस्टेंस वाली बात थी, यहाँ पे बात क्या है, एंगुलर डिस्टेंस की बात है। तो ऑब्जेक्ट थीटा एंगल के ऊपर है तो इमेज भी नीचे थीटा एंगल पे बनेगी। तो एक तो आप ये जिसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको समझ दिमाग में रखिएगा, जो भी हम आगे यूज करेंगे। अब आते हैं थोड़ा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखते हैं, जिससे एक हम एक्चुअल सिचुएशन देखेंगे, फिर उसको हम जनरलाइज करेंगे और उस हिसाब से फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। हम एक सिचुएशन देखते हैं जब मिरर के बीच में एंगल सपोज कीजिए कितना हो, 90 हो। मिरर के बीच में एंगल 90 है, हम उस सिचुएशन को ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, एंड मिरर को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, क्योंकि वो मैं पोलर में एक हमने मिरर एक ऐसे रखा और दूसरा मिरर ऐसे रखा, ओके। एंड ये मिरर को हमने बोला M, इस मिरर को बोला N, ओके। अब देखिए, अब जो चीज हमने कही थी ये इसमें बोल इनके बीच में एंगल 90 है, तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है P, तो इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी आप ये देखिए। इसके कारण इमेज कहाँ बनेगी, इस मिरर से ये एंगुलर एंगल 45 बना रहा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके पीछे 45 पे बनेगी। तो ये बेसिकली इमेज बन जाएगी आपकी यहाँ पे, ये इमेज बनेगी ड्यू टू मिरर M, फर्स्ट इमेज मिरर के M की बनेगी। इसी तरह ये इस ट्रायंगल के लिए, ये जो मिरर है इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्टेंस है 45 है, तो मिरर इसके पीछे जो इमेज बनेगी इसके पीछे बनेगी, वो बनेगी 45 एंगल पीछे। ये हो जाएगा, एक इमेज यहाँ बनेगी, ये एक इमेज यहाँ बनेगी, जिसको हम बोलेंगे N के कारण इमेज बनी। अब देखिए, अब जो ये पहले मिरर की जो इमेज बनी थी, ये इस मिरर के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का। तो इस मिरर से ये एंगल कितना हो गया टोटल, ये 90 है, ये 45 है, ये हो गया 135। तो इसके पीछे 135 डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस पे ये इमेज बनेगी इस मिरर के कारण। ये हो जाएगी IN2, इसकी इमेज इस मिरर के कारण यहाँ बनी। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये पूरा एंगल 135 है, तो इस मिरर से क्या बनेगा, इस मिरर से एक इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ये IM2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो मिरर, ये बेसिकली इमेज बन कहाँ रही होगी, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी बनेगी और यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बन करके ये दोनों इमेज बेसिकली सुपर इम्पोज हो रही है। इसकी और इसकी इमेज जो मिरर से बन के आ रही है, वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रही है, ऐसे जो देखिए आप, सुपर इम्पोज हो जा रही है। तो इसके केस में टोटल इमेज कितनी बनी आप देखिए, 1 2 3 इमेज बनी है, 3 इमेजेस। तो जब थीटा 90 है तो इसकी इमेज बनी 3। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हम जो अभी समझेंगे, वो जरा मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं। चूंकि ये 90 एंगल था, तो 360 को अगर 90 से डिवाइड करो तो कितना बन रहा था, 4 आता है, 4। तो 4 सेक्टर में इस पूरे सर्किल को हम घुमा सकते हैं। अगर अभी यहाँ पे एक चीज आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे, वो क्योंकि सब सर्किल पे इमेज क्यों आ गई। अब उससे देखिए, अभी मैं सर्किल कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसके लिए इमेज क्या बन रही थी, इसकी इमेज जो यहाँ पे बनेगी, वो अगर इस पॉइंट से आप बनाओगे तो सर्किल पे आएगी, कर्व पे आएगी। अब ये जो इसका और इसका अगर इमेज बनाओगे, ये वाली इमेज, ये इमेज भी एक सर्किल पे आएंगी, तो बेसिकली सारी इमेज ही एक सर्किल पे आ जाएंगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, तो अब फिर वापस में आता हूं कि इसको हम 4 सेक्टर में बांट सकते हैं। कैसे 4 सेक्टर में बांटा गया, एक तो एक सेक्टर तो ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, दूसरा सेक्टर ये हो गया, ये वाला, तीसरा सेक्टर ये हो गया, चौथा सेक्टर ये हो गया। तो 360 को 90 एंगल के उसमें था, तो तुमने 4 सेक्टर में डिवाइड किया है।
एंड 4 में एक सेक्टर तो बीच के मिरर के बीच का आ गया, बाकी सेक्टर जो है उसको इमेज स्पेस बोलते हैं। ये इमेज स्पेस है। तो यहां से लेके ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इमेज स्पेस। इमेज स्पेस, इमेज इस स्पेस में बन रही है। और इसी तरह से अगर हम जनरलाइज करें इस सिचुएशन को 360/90, अगर हम 90 की जगह कुछ और लेंगे, ले लें, और ये जो टोटल जो डिवीजन आया वो इवन आया, इवन आया। अगर इवन डिवीजन आता है तो क्या सिचुएशन होगी, ये तो फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये सर्किल पे सारी इमेज इसलिए आ रही हैं कि इस ऑब्जेक्ट का अगर इस मिरर में देखोगे तो ये एक ही सर्किल पे आना चाहिए, एंड इसी तरह इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में देखोगे तो ये दोनों इसी सर्किल पे आना चाहिए, तो पूरा का पूरा ही सर्किल पे आ जाएगा। इसी तरह इसका इस मिरर में देखोगे तो इसका और इसका जो इमेज बनेगी इस मिरर से वो भी एक उसी सर्किल पे आना चाहिए। तो क्योंकि सारी डिस्टेंस बराबर है तो पूरा एक सर्किल पे ही आएगा। अब हम आते हैं वापस इवन वाले कॉन्सेप्ट पे। अगर हम ये पूरा डिवाइस पे करते हो, कोई इवन नंबर आता है तो इवन नंबर को आता है पहला सेक्टर, तो यही हो गया। हम यहाँ पे इस टाइप का मिरर ले रहे हैं, अब हम n नंबर पे जा रहे हैं। अगर ये कोई इवन, सपोज कीजिए इवन नंबर है, कुछ भी रख लिया, n नंबर है, तो हम उसमें हमने ये एक मिरर तो ये लिया, एक मिरर तो ये लिया, ये मिरर m है, ये मिरर n है। एंगल हमने ये पूरा थीटा लिया है, ये एंगल थीटा लिया है, तो ये इसका जो है θ/2 एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगी एंगल की, इसकी -θ/2 एंगुलर डिस्टेंस मींस नीचे की तरफ। अब इसको हम मान के चल रहे हैं इवन है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स इसको हम डिवाइड करेंगे पूरा इमेज स्पेस, ये पूरे स्पेस को। एक इतना पार्ट तो कर ही गया, तो बाकी पूरा स्पेस जो बचा वो 8 नंबर का टाइप डिवाइड होगा। उसमें एक तो जैसे इसके पीछे स्पेस आ जाएगा ये, उसके बाद जो बचा, इसका मतलब ये वाला बचा हुआ पार्ट ये इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगा, एंड उसके बाद ये दो जुड़ जाते हैं तो टोटल फिर इवन ही बन जाएगा। तो ये इस पूरे स्पेस को यहाँ तक के स्पेस को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ तक के स्पेस को, यहां से लेके यहां तक के स्पेस को हम इवन नंबर टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक के इवन नंबर टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, तो टोटल सम इवन हो गया। एंड उसमें ये एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, तो भी जुड़ा रहेगा, तो टोटल स्पेस n ही रहेगा जो हम लेके मान के चल रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम पहला जो सेक्टर, पहला इस तरह से जो सेक्टर था हमने यहाँ पे डिसाइड किए थे, ये 90-90 एंगल के जो सेक्टर है, तो पहला ये सेक्टर क्या बनेगा, एक तो सब सेक्टर बनेगा इस तरह से समझिए। एक हमने सेक्टर को ये बनाया, तो ये हो जाएगा कितनी दूर, ये +θ/2 है, और इसमें थीटा जोड़ दोगे तो 3θ/2 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, ये सेक्टर 2 थीटा का एंगल का है, इसमें θ/2 जोड़ दिया तो 3θ/2 हो गया। अब इसमें फिर दूसरा सेक्टर आप फिर थीटा जोड़ दो, एक एक सेक्टर थीटा एंगल का है, तो ये थीटा फिर से हम जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा 5θ/2, ये हो जाएगा 7θ/2। इस तरह से आप सेक्टर बनाते चले जाओगे, एक सेक्टर, दो सेक्टर, इस तरह से सेक्टर। ये इसका मतलब ये भी देखिए सीरीज बन रही है 3, 5, 7, दैट मीन्स फर्स्ट सेक्टर क्या था 3 था, अब 3, 5, 7 सीरीज अगर देखो तो इसका nth mth टर्म अगर हम लेना चाहें तो क्या होगा, दैट इज होगी 2m + 1। m = 1 के लिए 3 है, m = 2 के लिए 5 है, m = 3 के लिए ये 7 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो लास्ट यहाँ पे सेक्टर आएगा ये क्या हो जाएगा 2m + 1 θ/2। ये जो लास्ट सेक्टर होगा ये जो बनाएंगे यहाँ पे, ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसमें इसका जो नंबर होगा पोलर कोऑर्डिनेट, ये 2m + 1/θ/2 होगा। इसको
समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से जब इधर से आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2m + 1 θ/2 होगा। तो इतने इतने सेक्टर हो गए। अब इतना अगर समझा, इसमें इसमें इससे देखिए होता क्या है, इसमें हो क्या रहा है देखिए। इसमें अगर हम सेक्टर 2-3 सेक्टर को कंसीडर करके फिजिकल एग्जाम कर लेते हैं, इसमें आएगा। अब यहाँ पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए, यहाँ पे पी करके कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई पी करके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे सिमेट्रिकली हमने बीच में रख दिया, इन मिरर्स के बीच में। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कोई इमेज इसकी बनेगी, एक इमेज, एक फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनेगी, और एक इमेज इस मिरर के कारण यहाँ पे बनेगी। फिर इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे जाएगी। इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसके पीछे वाले सेक्टर के बीच में जाएगी, इसके पीछे वाले सेक्टर के बीच में जाएगी, यहाँ पे इमेज जाएगी। तो इस तरह से इमेज बनती रहेंगी। अब ये जो पूरा सेक्टर यहाँ तक आ गया, अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे ये इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है 2m + 1 θ/2 है। और ये बेसिकली है क्या, अभी देखिए ये क्या था, ये पूरा थीटा है, ये भी θ/2 है, यहाँ पे ये पार्ट θ/2 है, ये डिस्टेंस इतनी, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इसमें रखें 2m + 1 θ/2 क्या है, दिस इज इक्वल टू, यहां से आप आइए टोटली पाई -θ/2, क्योंकि ये पूरा देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे है, यहाँ तक जाएगी, तो पाई -θ/2 हो जाएगा, ये पाई -θ/2 जाएगा, पाई -θ/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनता है, 2m + 1 क्या हो जाता है, दैट हो जाएगा 2π/θ-1। ये मैंने भी लिखा, ये तो रिलेशन आ गया 2m + 1 का इससे। पर आप ये देखिए इसमें नंबर ऑफ इमेज है कितनी, हर सेक्टर में एक इमेज बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी आगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक m सेक्टर है, m तो इमेज इधर बन गई। एंड इसी तरह नीचे यहाँ तक आने में इधर भी m इमेज बन गई, इधर भी m इमेज बन गई, इधर m बनी थी, इधर m बनी थी। फिर एक इमेज ये बीच वाले सेक्टर में बनेगी, यहाँ पे एक इमेज बीच वाले सेक्टर में बनेगी। तो टोटल इमेज कितनी है, टोटल इमेज बेसिकली 2m + 1 है। एंड यही हमने निकाला है, टोटल इमेज जो है ये हो गया ये फार्मूला। तो टोटल इमेज 2m + 1, उसका मतलब m इमेज इस साइड में, m इमेज नीचे साइड में, एक इमेज ये वाले बीच वाले जस्ट इसके अपोजिट सेक्टर में बन रही है। जो चीज इस वाले सिचुएशन में 90 वाले एंगल में भी इसके अपोजिट सेक्टर में यहाँ पे इमेज बनी थी। ये फार्मूला आ गया टोटल इमेज का। अगर आप देखो टोटल इमेज इक्वल टू 2π - θ-1। ये कब है, जब हमने पूरे इस सर्कुलर पार्ट को n नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड किया था, जो n नंबर टाइम्स इवन बनी थी। अब जरा इसमें एक चीज देखा जाए, यहाँ पे तो हमने ये सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया था, उसको हम इधर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है, और इसकी सिमेट्री को अगर हम ब्रेक करें, इस सिमेट्री को अगर हम ब्रेक करें और हम बोले कि सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट आपने अल्फा एंगल इधर खसका दिया, अब उससे क्या होगा, देखिए क्या क्या होता है। अगर ये अल्फा खसका तो इस मिरर से इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये इमेज इधर अल्फा खसक जाएगी। एंड इसके लिए क्या है, ये पास हो गई, तो ये फर्स्ट इमेज है, ये इसके नजदीक आ जाएगी, ये अल्फा नजदीक हो गई। अब ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इधर आ गया, तो इसके कारण ये डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ पे जो आई एम, ये एम इसके कारण जो इमेज दूसरी बन रही है, ये कहाँ जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यहाँ भी पीछे चला जाएगा। तो IN2 जो डिस्टेंस है नीचे जाएगी, IN2 जो है ये नीचे आ जाएगा। एंड ये क्या है, ये इधर जा रहा है, तो ये इसके करीब आ रहा है,
ये जो इमेज है इस मिरर के करीब आ रही है, तो इसके कारण जो ये बनेगी इमेज, ये भी करीब आ जाएगी। तो बेसिकली जितना ही इमेज ये खसकेगी उतनी इमेज ये खसकेगी। ये दोनों इमेज वैसे भी सुपर इम्पोज थी, तो सुपर इम्पोज ही रहेंगी। तो बेसिकली इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ इमेज इतनी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोज थे, खसक के नीचे आ जाएंगे पर सुपर इम्पोज ही रहेंगे। वही सिचुएशन यहाँ पे भी रहती है, क्योंकि आप अगर ये सिमेट्री से देखें कि अल्टरनेट जो सेक्टर है, एक घटता है, एक बढ़ता है, एक घटता है, एक बढ़ता है, वाली सिचुएशन रहती है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे भी इसको ऊपर खसका दिया तो क्या होगा, ये फर्स्ट इमेज जाएगी यहाँ पे, ये इधर जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, इस तरह से रहेगा। लास्ट में अगर जो ये जो सेक्टर था ये अपोजिट था यहाँ पे, उसी के तरह से या तो दोनों इमेज इस तरह से खसक के नीचे आ जाएंगी, या डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेक्टर है, या दोनों इमेज ऊपर चली जाएंगी तो सुपर इम्पोज ही रहेंगे। तो ये वाले जस्ट इन मिरर के अपोजिट जो सेक्टर है उसमें ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला, इसमें बेसिकली दो इमेज सुपर इम्पोज होंगी। वो कैसे होंगी, इससे ऊपर वाले सेक्टर की इमेज बनेगी यहाँ पे, और इसके नीचे वाले सेक्टर की भी इमेज बनेगी, वो सुपर इम्पोज रहेगी। थोड़ा भी आप उसको सिमेट्री हटाओगे तो भी वो सेम डायरेक्शन में खसकेगी दोनों इमेज, ये सुपर इम्पोज रहेंगी। तो सिमेट्री एंड असिमेट्रिक का उस पोजीशन कोई भी हो इमेज की, सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो, फार्मूला यही रहेगा आपको लगाने का। तो कॉन्सेप्ट ये निकला कि पहले अगर 2π/θ आपने निकाला है और ये इवन है, ये इवन नंबर है, तो उसके लिए टोटल इमेज क्या रहेंगी, 2π/θ -1। अब हम आते हैं सिचुएशन उस पे जहां पे जैसे हम थीटा को हम ले लेते हैं 120। इस केस में क्या था, 360 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 8 नंबर आएगा। तो 8 नंबर वाली सिचुएशन में क्या है कि हम इसको फिर हमें 3 नंबर पार्ट में पूरे स्पेस को डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया ये मिरर वाला पार्ट, ये सेक्टर मिरर वाला सेक्टर, ये हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट स्पेस ये, और मिरर इसका इमेज स्पेस ये हो गया। इमेज स्पेस क्या है, अभी टोटल हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इमेज स्पेस 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है। 130 है तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, -60, ये 120 हो गया। तो एक इमेज स्पेस हमारा बना, एक सेक्टर इमेज का बना ये वाला, दूसरा सेक्टर बना ये वाला, तीसरा सेक्टर बना ये वाला। तो 3 सेक्टर में पूरा सर्किल हमने डिवाइड कर लिया। अब इस केस में देखिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये अगर m मिरर है, ये n है, तो इसके लिए ये एंगुलर डिस्टेंस 60 है, तो ये पीछे 60 एंगल पे बनेगी। तो 60 एंगल पे बनेगी जाकर के इमेज यहाँ पे, तो m1 एक इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। एंड इसके लिए भी ये एंगुलर डिस्टेंस 60 पे है, तो इसकी इमेज ये पीछे बनाएगा। एक इमेज यहाँ बनेगी n1, n के कारण इमेज बनेगी यहाँ पे, एक इमेज यहाँ बन गई, एक इमेज यहाँ बन गई। उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इमेज इसलिए नहीं बन पाएगी कि ये इमेज देखिए ये पूरा ये 180 डिग्री पे आ गया, तो इसका अब ये रिफ्लेक्शन इस मिरर से नहीं हो पाएगा, एंड इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर से नहीं हो पाएगा। तो टोटल इमेज कितनी रहेंगी, बेसिकली इमेज टोटल कितनी रहेंगी, 2 ही रहेंगी। अब इस केस में ये ध्यान रखने वाली बात है, वहां पे लास्ट सेक्टर में इमेज, इससे पहले जब सिचुएशन इवन वाली थी, लास्ट सेक्टर में इमेज सुपर इम्पोज कर रही थी। यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सुपर इम्पोज का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट अगर इसमें इसी जगह पे अगर हम ये देख लें, ये सिमेट्रिकली हमने रखा हुआ था, एंड इसको हम कहें कि ये असिमेट्रिक रख दिया हमने, थोड़ा खसका दिया, अल्फा एंगल से खसका दिया आप इसको, उस केस में क्या होगा, अल्फा एंगल से खसका दिया तो देखिए इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट दूर चला गया, तो उतना ही पीछे इसकी इमेज चली जाएगी, यहाँ पे अल्फा खसक जाएगी ऐसे, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है नजदीक आ गया, तो इसकी इमेज जो है अल्फा यहाँ आ जाएगी। अब इस केस में देखिए क्या हुआ, अब दोबारा इस इमेज का रिफ्लेक्शन देखिए इस मिरर से नहीं हो सकता,
इस मिरर से नहीं हो सकता क्योंकि ये उस मिरर के पीछे चली गई है। बट इस इमेज का एक रिफ्लेक्शन जो है इस मिरर से होगा क्योंकि जब ये 180 के अंदर आ गई तो इसका रिफ्लेक्शन इससे हो जाएगा और एक और इमेज कहीं बनेगी यहाँ पे एक और इमेज बन जाएगी, एक्स्ट्रा इमेज बनेगी। तो इसके केस में दो सिचुएशन है, ये तो इमेज बनेगी जब सिमेट्रिक है मामला, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। एंड अदरवाइज इमेज क्या बनेगी, एक इमेज बढ़ जाती है 3 अगर एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज 3 नंबर ऑफ इमेज बन जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करने का कंसेप्ट क्या हुआ, फिर उसी पे आते हैं जैसे हमने पहले किया था। हमने क्या किया, ये कोई थीटा है एंड अगर हम 360 बाई थीटा इज, अभी हमने इवन लिया था, अब हम ले रहे हैं ऑड। तो हम इसको 8 नंबर ऑफ सेगमेंट में इस पूरे सर्किल को ब्रेक करेंगे। उसमें एक सेगमेंट यही हो गया, तो इसका मतलब बाकी जो सेगमेंट है वो क्या रहेगा, वो इवन होगा। अगर इवन होगा तो अगर ये लाइन जरा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर इवन होगा तो ये जो इमेज स्पेस है, ये इमेज स्पेस है, ये यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ से लेके ये वाला जो इमेज स्पेस है ये पार्ट छोड़ के, तो चूंकि ये हमने ये वाला सेक्टर तो हटा दिया है तो अब केवल बचे इवन नंबर ऑफ सेक्टर। इवन नंबर ऑफ सेक्टर मीन्स हाफ इधर रहेंगे, हाफ रहेंगे यहाँ पे। इसका मतलब अगर हम इसमें सेक्टर बनाना शुरू करेंगे, थीटा बाई 2 इसका है, ये मिरर का, इसको मिरर फॉर्म में ही कर लेते हैं। ये मिरर M है, ये मिरर M है, ये मिरर M है, ये मिरर हो गया ऐसा। अब हम इसको सेक्टर में वर्क करना शुरू करते हैं। तो एक ये थीटा बाई 2 हो गया, फिर इसमें प्लस थीटा जोड़ा तो ये 3 थीटा बाई 2 हो गया, और प्लस थीटा जोड़ा तो ये 5 थीटा बाई 2 हो गया। इस तरह से, इस तरह नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा बाई 2 है, ये हो जाएगा माइनस 3 थीटा बाई 2, फिर माइनस 5 थीटा बाई 2, थीटा ऐड करते जा रहे हैं, इधर भी करोगे ये हो जाएगा 7 थीटा बाई 2। एंड हमने ये बोला कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपर स्पेस और ये नीचे वाला स्पेस यहाँ तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये सेक्टर फाइनली आकर के यहाँ पे खत्म होगा, जो हमारा बनेगा 2m प्लस 1 थीटा बाई 2, ये यहाँ पे खत्म होगा आके। ये इमेज स्पेस 2m थीटा बाई 2 हो जाएगा। इधर से आओगे तो माइनस 2m प्लस 1 थीटा बाई 2, ये तो यहां से आए यहाँ पहुंच गए, और वो वहां से आए यहाँ पहुंच गए, तो बेसिकली यही पूरा का पूरा इमेज स्पेस हमारा कवर हो गया। इस केस में सिचुएशन देखिए, थोड़ा इसमें सिचुएशन ये डिफरेंट हो रही है कि अब देखिए ये 2m प्लस 1 थीटा बाई 2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है इस जगह पे। दैट मीन्स यहाँ, और ये क्या, ये पाई है, क्योंकि ये यहां से हम चले थे, ये जीरो था, इसके अपोजिट में पाई होगा। इस केस में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, 2m प्लस 1 थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई। इससे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या निकलेगा, 2m इक्वल टू 2 पाई बाई थीटा माइनस 1, हमने ये लिखा अभी 2m इक्वल टू पाई। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, ऊपर कितने सेक्टर है, m सेक्टर है, क्योंकि हम m इक्वल टू 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, 7 के लिए 5, m इक्वल टू m जो है ये है, तो यहाँ पे ऊपर कितनी इमेज हो गई, m हो गई। और इसी तरह क्योंकि हर सेक्टर में एक इमेज बनती है, जैसे इसकी इमेज यहाँ पे क्या बनेगी, ये अगर ऑब्जेक्ट P था यहाँ पे तो एक इमेज यहाँ बनेगी, इस सेक्टर में एक इमेज बन जाएगी। इसी तरह से इसकी जो इमेज यहाँ बनी होगी, यहाँ नीचे वाले पहले सेक्टर में, इसकी इमेज एक यहाँ बनेगी यहाँ पे, ये तो इमेज पॉइंट हो गए इसके।
अगर देखना चाहो तो ये इमेज, इसके बीच के पॉइंट इमेज पॉइंट हो जाएंगे ऐसे, और नीचे भी इसी तरह ऐसे, इस तरह से इमेज पॉइंट बन जाएंगे इनके बीच में। तो हर सेक्टर में एक इमेज बन रहा है, एंड वो इमेज बन रहा होगा दूसरे साइड के कारण बन रहा है। तो टोटल सेक्टर हो गए यहाँ पे, ऊपर एम सेक्टर हो गए, नीचे भी एम हो गए, तो टोटल इमेज कितनी बनी, एम 2m इमेज बन गई। यहाँ पे सिचुएशन आ गई, टोटल इमेज क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 पाई बाई थीटा माइनस 1। इस केस में इमेज टोटल 2m माइनस थीटा माइनस 1 हो गई। अब ये फॉर्मूला उसी से मिलता जुलता है, पर वहां पे सिचुएशन दूसरी थी, क्योंकि वहां पे कुछ इमेज यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही थी, यहाँ पे सुपर इम्पोज वाली कहानी नहीं है। अब इसमें ये है, नाउ ओनली थिंग इज वी हैव टू सी इज, यहाँ पे जब हमने सिचुएशन ली थी तो ये सिमेट्रिकली माना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ये सिचुएशन आ गई। एंड अगर ये ऑब्जेक्ट हमने सपोज कीजिए खसकाया, कहाँ पे खसकाया, किसी साइड में भी थोड़ा खसकाया, इधर वाले अल्फा ऊपर एंगल बढ़ाया, अब सिचुएशन क्या होगी, जो सिचुएशन मैंने उससे पहले बताई थी यहाँ पे, कि ये अल्फा बढ़ा, ये नजदीक आ गया, ये घट गया, तो लास्ट वाले में, लास्ट सेक्टर में क्या था, एक ऊपर खसक गया और एक इधर हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है कि जो लास्ट के दो सेक्टर हैं इनको हम प्रॉपरली कंसिडर करते हैं। लास्ट के दो सेक्टर जो हैं, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये, लास्ट के दो सेक्टर जो है, इस पे इमेज क्या थी, यहाँ पे कहीं बनी होगी इमेज, इस जगह पे इमेज बनी होगी, पहले जब सिमेट्रिक मामला था तो इमेज यहाँ बनी थी। उस कंडीशन में क्या था कि ये देखिए, ये लाइन और ये मिरर एक ही 180 डिग्री पे थे, इसके बाद फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता था। एंड इस केस में क्या था, इस इमेज की क्या थी, ये इसके एकदम स्ट्रेट में थी, 180 डिग्री पे थी, तो इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर से नहीं हो सकता था। बट जहां आपने इसको खसकाया तो उसमें सिचुएशन क्या आएगी, एक तो इमेज ऊपर खसक जाएगी, दूसरी इमेज इधर खसक जाएगी, ये सिचुएशन हो सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इमेज है ये 180 से कम में हो जाएगी, तो ये मिरर जो है इसका एक रिफ्लेक्शन पीछे बना देगा यहाँ पे फटाक से, ये नहीं कर पाएगा, ये इमेज मिरर के पीछे चली गई। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा इमेज यहाँ पे बन जाएगी, तो जब भी असिमेट्रिक सिचुएशन होगी तो एक इमेज यहाँ पे, जब भी असिमेट्रिक सिचुएशन होगी तब एक इमेज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, जब एक्स्ट्रा इमेज बढ़ जाएगी तो उस केस में सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसको ऐसे करेंगे, ये जो है, ये जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक रखा है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा जो इमेज बन रही है, तो ये वैल्यू इसकी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 2 एक इमेज एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है, तो ये सिचुएशन हो गई व्हेन ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिक। तो अब कुल मिला के नटसल में ये सिचुएशन आई कि हम फाइनल रिजल्ट अगर हम रखें, क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या करोगे कि पहले तो आप ये निकालोगे n इक्वल टू 360 बाई थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ये मिरर के बीच का एंगल है, तो आप ये निकालोगे। अब इसके बाद इसमें अगर ये चीज इवन आती है, ये इवन आती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो रही हैं, ये 360 माइनस थीटा माइनस 1, अभी हमने बताया आपको। एंड ये जो है इवन वाले केस में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कैसे भी रखा हो, इतना ही रहेगा। एंड अगर ये आड आती है, ये आड आती है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी रहेंगी, 360 माइनस थीटा माइनस 1 रहेंगी ये भी, बट ये रहेंगी तब रहेंगी जब ये सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये 360 बाई थीटा हो जाएगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिक।
तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन लगाओगे। बस एक चीज और बता दें, अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है, अगर ये कहीं पे फ्रैक्शन में आ जाता है, ये कहीं फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, देन टेक इंटीजर पॉइंट ओनली, इंटीजर पार्ट ओनली, इंटीजर पार्ट। दैट मीन्स अगर 4.8 आ गया तो आप क्या लोगे, केवल 4 लो, केवल इंटीजर पार्ट आपको लेना है ये वाला। उसके बाद सारा आप इसी तरह से करोगे। आई थिंक होपफुली आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको 2-3 बार आप देखोगे तब समझ में आएगा। और अगर नहीं भी समझ में आता है, क्योंकि वो डेरिवेशन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि बस हमने इसलिए बता दिया जैसे कुछ चीजें होती हैं आप लोगों को हवा में न लगे कहाँ से आ गई, तो डेरिवेशन है उसके पीछे। तो सिंपल आप इसका आउटकम याद रख सकते हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें कि इमेज जो है सर्किल पे बनती है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स स्पेशली 8 नंबर वाली सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भी नंबर ऑफ डिपेंड करती है। तो पोजिशनल सिचुएशन है जिसको, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।